हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी, सीए इंटर एंड सीए फाइनल के अंदर। ये वीडियो सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के पेपर से संबंधित है। अभी आईसीआई ने एक निकाला है केस स्टडी डाइजेस्ट, आपने देखा होगा आईसीआई की वेबसाइट पर, गूगल पे लिखिए आईसीआई कैंपस क्लाउड और आपको मिल जाएगा ये केस स्टडी डाइजेस्ट। ये रेलेवेंट है फॉर पेपर नंबर 5 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसके अंदर काफी सारी केस स्टडीज, केस सिनेरियोज और काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये अभी निकाला आईसीआई ने, ये देखिए एडिशन है इसका फरवरी 2021। आईसीआई ने इसको अभी निकाला है, तो इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आते हैं इसके इंडेक्स की तरफ। तो ये रहा जी इंडेक्स, यहां पे लिखा है डिटेल्ड कंटेंट्स। तो देखो इसके अंदर ये है केस स्टडीज, और केस स्टडीज कितनी है? 14 केस स्टडी है। देख रहे हैं आपको, केस स्टडी 1 2 3 4 से लेके 14 केस स्टडीज है। फिर नीचे आते हैं केस सिनेरियोज, इसके अंदर 12 केस सिनेरियोज है, यानी 14 प्लस 12 कितना हो गया आपका? 26 प्लस इसके अंदर है क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये कितने हैं आपके? ये है आपके 23। इसके बाद तो आई थिंक नहीं है 23, केस स्टडी 1 चालू हो गया इसके बाद, तो 23 भी ऐड कर दूं तो कुल मिलाकर इसके अंदर 49 कह सकता हूं क्वेश्चंस है। अगर मैं केस स्टडी को भी क्वेश्चन कह दूं, केस सिनेरियो को भी क्वेश्चन कह दूं, और क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कहना ही पड़ेगा, तो इसके अंदर 49 क्वेश्चंस हैं जो आईसीआई ने ये नया वाला केस स्टडी डाइजेस्ट निकाला है। तो इसके ऊपर काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर ये आईसीआई नया निकाल दिया है, तो इसके अंदर क्या चीज है और ये कैसे करना है। तो देखिए, आपने सारी की सारी थ्योरी कर रही है, सारे मॉडल्स आपको समझ में आते हैं, सब क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो ये एक प्रकार से मान लीजिए आप आपका एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप कुछ हो गया। ये मतलब आईसीआई ने क्या करा है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए हैं जो कि एडिशनल क्वेश्चंस टाइप है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आरटीपी एमटीपी से ऐसे लिए होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए होंगे। तो कुल मिलाकर देख के घबराना बिल्कुल नहीं है अपने को। ये मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, उन्हीं के बेस पर क्या है केस स्टडी, कह लीजिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दी गई केस स्टडीज। कुछ नया इन क्वेश्चंस के अंदर ऐड नहीं हुआ है, समझ गए ना। अब देखिए इसके अंदर जो केस स्टडीज है इनके ऊपर डिटेल में बनाएंगे वीडियो, और आज ये पहली वीडियो है, यह है लेक्चर नंबर 1। तो डिटेल में इनको पढ़ेंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है सब कुछ बातें करेंगे डिटेल के अंदर। तो पहली बात, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिल गया आपको? एडिशनल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एडिशनल केस स्टडी क्वेश्चंस, एडिशनल केस सिनेरियोज। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। और देखो, एक बार अगर आपने कोई मॉडल या थ्योरी को समझ लिया है ना, कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन का नाम बदल दो, क्वेश्चन के अंदर फिगर्स को चेंज कर दो, क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन को चेंज कर दो, वो घूम फिर कर रहना तो वही उसको वही है ना। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो केस स्टडी नंबर 1 है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं, इसकी बेस बताता हूं मैं आपको। केस स्टडी 1, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले, यूट्यूब पर एक डाली थी हमने वीडियोस, जहां पर मॉडल्स एंड थ्योरीज के ऊपर 25 आवर्स का एक वीडियो बना के अपलोड किया था, जिसके अंदर हर मॉडल और जो थ्योरी है उसके ऊपर डीपली डिटेल के अंदर आपको समझाया था। तो उसके अंदर एक टेक्निक की बात की थी हमने, रिवर्स रीडिंग टेक्निक, कि सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो, और रिक्वायरमेंट को पढ़ के इस बात को समझने की कोशिश करो कि आखिर ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। तो आपको ये थोड़ा शांत कर देगा, आपको बात समझ में आएगी कि हाँ यार, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने किया हुआ है और ये चैप्टर मैंने किया हुआ है, ये मॉडल मुझे समझ में आता है, तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। सबसे पहले केस स्टडी को नहीं पढ़ना, सबसे पहले क्या पढ़ना, उसकी रिक्वायरमेंट को, और आइडिया लगाना है कि ये क्वेश्चन जो है ये किस चैप्टर से संबंधित है। 99% चांस है कि आपको रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा। जैसे बात करते हैं केस स्टडी नंबर 1 की, क्या बोलता है? एडवाइज द स्ट्रेटेजी दैट बीए शुड फॉलो इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है? हमें यह बताना है, हमें यह एडवाइज करना है कि अगर ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सुपीरियर परफॉर्मेंस देना चाहती है, प्लस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये प्राप्त करना चाहती है, तो क्या करे। तो आपको ये वर्ड जो है ना,
ये वाला जो वर्ड है, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसको पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक आपने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा हुआ है। वहां पर दो टेक्निक की मदद बात की गई है। सबसे पहली है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और दूसरी है कॉस्ट लीडरशिप। अच्छा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? ये टेक्निक बोलती है कि अपने प्रोडक्ट में इतना दम पैदा करो कि कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बीट ना कर पाए। यानी कॉम्पिटिटर चाहकर भी उस क्वालिटी के पास पहुंच भी ना पाए, अपने प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी पैदा कर दो। इससे फायदा क्या होगा? कस्टमर के मन में आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट हो जाएगा और यहां पर मिलेगी एक एड ऑन एडवांटेज। यहां पर बेसिकली फीलिंग्स की बात हो रही है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, उसमें क्वालिटी है और उसमें वो क्वालिटी है जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर कंज्यूम भी करता है और साथ ही साथ दूसरे कस्टमर्स को रेफर भी करता है। यह था स्ट्रेटेजी नंबर 1, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दूसरा था कॉस्ट लीडरशिप, यानी कि इतनी कम कॉस्ट में एक यूनिट को बनाओ कि कॉम्पिटिटर चाहकर भी उस कॉस्ट पर यूनिट को मैच ना कर पाए। यानी इतना बेहतर एफिशिएंसी पे काम करवाना है मशीन्स को, लेबर को, इतना एफिशिएंटली यूज करना है मटेरियल को, हर फंक्शन में एफिशिएंसी दिखनी चाहिए। इससे क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाएगी। और अगर आपकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम आ गई तो जितना मुनाफा आप कमाना चाहते हैं उस मुनाफे को जोड़कर एक ऐसा सेलिंग प्राइस मार्केट में रख दीजिए कि कॉम्पिटिटर का कॉस्ट भी उससे ज्यादा हो। समझना मेरी बात को। अगर ये पेन 10 रुपए का बना के 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में आपने 12 रुपए का लॉन्च कर दिया और आपकी जो कंपटीशन के अंदर बाकी कंपनियां हैं वो इस प्रोडक्ट को बनाती ही 13 रुपए के अंदर है, एक पेन को बनाने में 13 रुपए का खर्चा उनका आता है, तो क्या लगता है आपको? कंपटीशन क्या कर दिया आपने? खत्म। कुछ टाइम बाद ये कंपनी पे लग जाएगा अलीगढ़ वाला ताला और कंपनी टाटा बाय नमस्ते। तो ये टेक्निक के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। उसी के बारे में यहां पर सॉल्यूशन में लिख देना है बस। समझ गए बात को? तो घबराने वाली बात कोई नहीं है। आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आईसीआई ने कुछ क्वेश्चन दे दिए। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आरटीपी से भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस एमटीपी से भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से भी होंगे और कुछ क्वेश्चन नए होंगे। अच्छा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मॉडल आपको समझ में आता है, तो क्वेश्चन को चेंज कर देने से, क्वेश्चंस की फिगर को चेंज कर देने से क्या आप आंसर नहीं कर पाएंगे? आपको लगेगा कि यार आंसर कर पाना इतना मुश्किल हो रहा है? आंसर इज नो। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन आखिर क्या क्या रहा है। रिक्वायरमेंट तो हम समझ गए, चलिए पढ़ते हैं। BA इज सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन द कंट्री X। एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? X। वहां पर BA क्या है? ये कंपनी क्या है? सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी। अच्छा जी, दूसरी सबसे बड़ी। एविएशन इंडस्ट्री इन कंट्री X इज ग्रोइंग फास्ट। ठीक बात है। इन 2011 45 मिलियन पीपल ट्रेवल्ड टू, फ्रॉम एंड विद इन द कंट्री X। कंट्री X के अंदर उन्होंने कंट्री X से ट्रैवलिंग करी, कंट्री X में आए, कंट्री X के अंदर ट्रैवलिंग करी और कितने लोग हैं? 45 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 450 लाख लोगों ने ट्रैवलिंग करी 2011 में। इससे पता पड़ रहा है मार्केट साइज बाय 2020 दैट डबल्ड टू 100 मिलियन। दैट डबल्ड टू 100 मिलियन। This number is expected to triple to 300 million by 2030। तो कुल मिला के इससे क्या बात पता लग रही है कि मार्केट में स्कोप ही स्कोप है। मार्केट में डे बाय डे स्कोप बढ़ने वाला है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऑल्सो बाय 2025 कंट्री X is expected to be third largest air transport market in the world behind US and China। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के ये बात समझ में आ गई कि इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इस कंपनी का जो मार्केट साइज है, जिस मार्केट सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है, वो साइज भी अपने आप बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मीट द सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री।
However, it will create challenges also for the airline industry and its industry partners. देखो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि भाई जितना भी ग्रोथ पोटेंशियल है उसको हम अचीव कर पाए, मीट कर पाए. Government also wants to ensure that broader business and policy environment should not place hurdles which impede growth and reduce level of benefit that aviation can deliver to the nation. यानी गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि कल को जब ये मार्केट साइज बढ़ जाएगा, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, तो इस अपॉर्चुनिटीज को हमारी ये कंपनी, हमारी जो कंपनी है, मतलब हमारे जो सेक्टर है, ये पूरा उसको एब्जॉर्ब करे, पूरा बेनिफिट ये ले पाए. ऐसा ना हो कि हमारी कोई बनाई गई पॉलिसी उसके अंदर कोई रोक लगा दे या उसकी ग्रोथ में कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर दे. तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं चाहती. द इंडस्ट्री, इट्स सप्लाई चेन पार्टनर्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स हियर ए क्लियर मैंडेट टू वर्क in collaboration towards the common goal of ensuring that aviation's economic and social benefits are fulfilled. कुल मिलाकर गवर्नमेंट एज वेल एज कंपनी दोनों का एक ही लक्ष्य है. Despite of operating in the world's fastest growing market, BA struggles for passenger. मतलब मार्केट इतनी ग्रोइंग होने के बावजूद भी इनको पैसेंजर्स लाने में स्ट्रगल होती है, मतलब पैसेंजर्स इनके पास नहीं आते. ये तो वही वाली बात होगी, दिया तले अंधेरा. यानी इतना सारा मार्केट साइज बढ़ गया है और बढ़ने वाला है, और उसके बावजूद कस्टमर की मालूम है. BA is facing following problems. क्या क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली प्रॉब्लम है एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइसेस constitute 40% of operational cost in country X and are taxed higher here than anywhere else in the world. The central government charges 14% duty on ATF while the state government pile on their own local tax that can go as high as 29%. कुल मिलाकर बात यह है कि जो फ्यूल प्राइसेस है वो टोटल कॉस्ट का 40% के करीब है. यानी कि ये कंपनी अगर 100 रुपए खर्च करती है तो 40 रुपए खर्च होते हैं फ्यूल के ऊपर. और सबसे बड़ी समस्या क्या है? फ्यूल प्राइस के बढ़ने का, गवर्नमेंट द्वारा हाई टैक्स लगाना. तो ये एक प्रॉब्लम है. इसको कौन सॉल्व करेगा? गवर्नमेंट. कंपनी के हाथ में तो है नहीं ये चीज. द करेंसी डेप्रिसिएशन इज हिटिंग एयरलाइन हार्डर. About 25% of 30% of their cost, excluding ATF, are dollar denominated, from aircraft lease rent, maintenance cost to group handling and parking charges abroad. अब देखो 25 to 30% कॉस्ट क्या आ गई आपकी? डॉलर डिनोमिनेटेड है. तो बेसिकली यहां पर जो लीज का रेंट, एयरक्राफ्ट लीज रेंट पे करना है, मेंटेनेंस पे करना है, ये सब कॉस्ट आपकी 25 to 30% है. यानी 40% हो गई फ्यूल कॉस्ट, 30% हो गई ये वाली कॉस्ट, तो 70% हो गया यहां पर खर्चा. आगे बात करते हैं. विद द एंट्री ऑफ लो बजट कैरियर, फुल सर्विस कैरियर लाइक BA that have high overhead cost have been forced to offer discount to passengers looking for great bargain. मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी कंपनियां या ऐसे एविएशन पार्टनर आ गए हैं जो सस्ते दाम पर एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इनकी भी मजबूरी क्या बन गई है कि डिस्काउंट दो. देखो खर्चे तो कम हो नहीं रहे, ऊपर से डिस्काउंट दो तो प्राइस कम हो रहा है. Continuous improvement in tourism infrastructure, tourism policies, human resources development, airport infrastructure density are among the areas that could further enhance country X competitiveness. Ease of doing business over the last 5 years has risen. कुल मिलाकर बात है गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, पिछले 5 सालों में काफी इंप्रूवमेंट आया है. The intense competition among domestic airline carriers and the need to capture a slice of ever expanding market and passenger price sensitivity makes the airline difficult to raise ticket price. यानी कस्टमर इतने ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, उसे बोलता है यार दिल्ली से मुझे मुंबई तो जाना है, फ्लाइट थोड़ी गंदी हो तो चलेगी, मुझे क्या दिक्कत है? क्यों? उसमें ज्यादा लेग स्पेस ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं. यार दिल्ली से मुंबई 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो मैं क्यों 10,000 रुपए दूं, क्यों 9,000 रुपए, जब वही काम मेरा 4 या 5,000 में हो सकता है. तो ऐसे में क्या हो गया? कस्टमर प्राइस सेंसिटिव हो गया है. तो ये कंपनी प्राइस को बढ़ा भी नहीं सकती. अगर प्राइस को बढ़ाएगी तो कस्टमर भाग जाएगा. इसकी मजबूरी क्या है? प्राइस और कम करना पड़ रहा है. क्यों? मार्केट के अंदर लोग कम प्राइस पे सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो एक इनडायरेक्ट इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि प्राइस कम करो, प्राइस कम करो. और तीसरी बात, 70% कॉस्ट बताई थी भी आपको, वो लगनी है इसकी. और फ्यूल कॉस्ट क्या है उसके अंदर? मैक्सिमम पार्ट है. टुगेदर दीज फैक्टर्स हैव नाउ प्लंज्ड कंट्री एक्स एविएशन इंडस्ट्री टू द मोस्ट precarious phase in the last 3 years and so. BA is facing huge competition as a year of sharp U-turns for X aviation industry from record profit in 2019-20 to mega losses. लो भैया, कहा तो 19-20 में प्रॉफिट कमाया था धमाकेदार, और अभी क्या हो गया? लॉस, रिजल्टिंग इन डायरेक्ट नीड ऑफ रिकैपिटलाइजेशन. मतलब और पैसा लगाओ, घर फूंक कर दिवाली मनाओ. BA has been appealing to the government for a decade for a reduction in taxes on fuel.
but in all in vain. ATF is 35 to 40% more expensive in country X than in the rest of the world because of relatively high tax rate. गवर्नमेंट क्या काफी गुहार लगा चुके हैं, काफी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि टैक्स कम कर दो, टैक्स कम कर दो, फ्यूल का चार्ज कम हो जाएगा, बट गवर्नमेंट नहीं सुन रही। तो भाई इतना क्वेश्चन था और रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके थे। क्या लगता है आपको इसके अंदर कुछ कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, इसके अंदर एडवाइस करना है। अब एडवाइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडवाइस दो ही तरीके बताने पड़ेंगे अपने को, एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और दूसरा लो कॉस्ट पर बनाना, यानी कॉस्ट लीडरशिप। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टडी मैट के अंदर जो नया वाला स्टडी मैट है आईसीआई का, पेज नंबर 1.18 पर चले जाना। वहां पर आपको इसके बारे में बता रखा होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप। तो वहां पर एक बार गो थ्रू कर लेना, समझ लेना उसको। अच्छा, और अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ टाइम पहले हमने यूट्यूब पर एक 25 घंटे की वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मॉडल्स, थ्योरीज थे, कॉन्सेप्ट का एक रिवीजन था, डीप रिवीजन। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अच्छा, उसको देख लेने के बाद अब हमें इसमें लिखना क्या, आंसर क्या, हमें एडवाइस करना, ध्यान देना, हमें एडवाइस करना है। तो हमने करना क्या भाई इसके अंदर, हमें इसके अंदर बस पहले तो बता देना दोनों के बारे में। देखो यहां बता भी रखा है, लो कॉस्ट एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन एडवांटेज, शॉर्टकट में आपको बता देना है। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पर उन्होंने क्या करा, उसको इलेबोरेट कर लिया, इसके बारे में डिटेल लिखे। लो कॉस्ट मतलब क्या, तो भाई कम से कम प्राइस पर बेचो और कम से कम कॉस्ट पे सर्विस को बनाओ, कम से कम खर्चा है। फिर यहां पर बात कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन एडवांटेज की। यहां पर वही वाली बात है कि अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाओ, कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर के मन में कोई भी डाउट आता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत रिजॉल्व करो। तो वही सारी बातें यहां पर आपको लिखनी है और आखिरी में आपको दे देनी है एडवाइस। एडवाइस ध्यान देना जरा, एडवाइस क्या है। इन दिस वे द अबव डिस्कस्ड स्ट्रेटजीज may be more appropriate for helping BA in achieving superior performance and competitive advantage over its competitors। कुल मिलाकर आंसर के अंदर थ्योरी लिखनी थी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर, कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर, दोनों का बेनिफिट समझाना था और आखिरी में आके ये लिख देना था कि इन दोनों में से कोई भी तरीका जो इस कंपनी को अच्छा लगता हो उसको ये चूज कर सकती है। ये एडवाइस है कि उन दोनों में से किसी को ये चूज कर ले, बस बात है। तो अब मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन को मैं अगर किसी और नाम से, जैसे यहां पर मैंने बात करी एविएशन इंडस्ट्री की, मान लो मैं एक क्वेश्चन और बनाया था, वहां पर लिखता हूं होटल इंडस्ट्री के बारे में, वहां पर भी सेम बात कर दी मैंने, आंसर में कुछ चेंज आ जाएगा क्या? कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाएंगे बस, विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, लेकिन मोटा मोटा 70% 80% वही बातें रिपीट होंगी। तो घबराने का बिल्कुल नहीं। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये रहा आपका केस स्टडी का आंसर। तो इस केस स्टडी में क्या कुछ नया सीखने को मिला आपको? आंसर इज नो। हाँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को मिल गई आपको दिमाग लगाने को मिल गया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, इसमें कौन सा मॉडल या कौन सा थ्योरी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा सॉल्यूशन को देने के लिए। बस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, लिखना कितना होता है? एग्जाम के अंदर लिखते वक्त आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हो, जैसे मान लो कि 16 नंबर का आ गया, 12 नंबर का आ गया, तो आपको 2-2.5 पेज तो लिखने चाहिए और आपको कोशिश करना है कि जो कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर दें और बड़े फॉन्ट में लिखें आप, छोटे फॉन्ट में नहीं। बड़े फॉन्ट में लिखेंगे और स्पीड में लिखेंगे तब भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से लिख पाएंगे, आपका पेपर भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं केस स्टडी नंबर 2 पर। अच्छा हाँ, पहले आपको बता दूं, ये रहा कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस। क्या ये भी एग्जाम में लिखना है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन उठ के आ गया तो क्या ये कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस इसको भी लिखना है क्या? आंसर इज नो। आपको आईसीआई ने बताया है कि एक कंपनी है साउथ वेस्ट एयरलाइंस, जिन्होंने भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी कॉस्ट को कम किया है। तो बेसिकली क्या करा आईसीआई ने, जो कॉन्सेप्ट वो आपको पढ़ा रहे हैं कॉस्टिंग के अंदर, उसके बारे में लिख दिया कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस। मतलब कि इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली जो कंपनीज अप्लाई करती हैं उनके बारे में आपको बता दिया, ताकि आपको पता पड़े कि भाई ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। कल को जब सीए बन जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, किसी कंपनी का मैनेजमेंट का पार्ट बनेंगे या अपनी ही कोई कंपनी खोलेंगे, तो ये टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या फिर कहीं पर जॉब करते हैं तो उनकी कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस
एक बताने के लिए है कि हाँ जी ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं केस स्टडी नंबर 2 की। वही केस स्टडी नंबर 2 पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे और पढ़कर हम ये आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कहां से आया है। रिक्वायरमेंट, यू आर न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अच्छा जी, विद एक्सपीरियंस इन नॉन फाइनेंस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टेक्निक्स। क्या समझ में आई थी बात? अच्छा, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन या परफॉर्मेंस मेजरमेंट पैरामीटर टेक्निक्स कहां से आई? कहां से आई कॉन्सेप्ट? चैप्टर नंबर 8, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ड्यूरिंग डिस्कशन एट लंच टेबल, मैनेजिंग पार्टनर मिस्टर सिंह explain the above process of performance analysis to you. You quoted about your past experience of implementing non-financial performance evaluation technique, including performance prism model, balance scorecard, building block model. Building block sounds interesting to Mr. Singh. तो आपने, मतलब क्वेश्चन बोलता है कि हमने लंच टेबल पर 3 टेक्निक के बारे में बताया। पहली कौन सी थी? परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल, दूसरी बैलेंस स्कोरकार्ड और तीसरी बिल्डिंग ब्लॉक। तो सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला कि यार बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो ही आस्क यू टू, अब उसने भाई 4 सवाल पूछे हमसे। सबसे पहला सवाल, लिस्ट इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहता है कि कंपनी के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस को मैनेज करने का सिस्टम अगर इंप्लीमेंट करना हो तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यानी पहले वो इसकी तरफ देख रहा है कि भाई कुछ खर्च तो नहीं होगा। हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी चीज करते हैं, पहले हम क्या जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, या क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो पहले वाले में आपको बताना है इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आपको मैं दिखा देता हूं। इसका जो आंसर है, यह है इसका आंसर, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहली बात क्या बोली इन्होंने? स्टेबलाइजिंग फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि कंपनी का स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन का कौन हेड है, किस डिपार्टमेंट का कौन हेड है, किस डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी है। अगला, स्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, आइडेंटिफाई द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेंटर। भाई प्रॉफिट कमाने के लिए जिम्मेदार है, कॉस्ट कम करने के लिए जिम्मेदार है, इन्वेस्टमेंट सही से करने के लिए जिम्मेदार है। तो किस चीज के लिए जिम्मेदार है डिपार्टमेंट का मैनेजर, उसको पता होना चाहिए। अगला, स्टैब्लिश द सिस्टम टू आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि पहले से सेट कर दो कि हम कैसे जान पाएंगे कि कोई भी काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए इंडिकेटर्स पहले से सेट कर दो। और अगला है रिव्यू सिस्टम एंड टेक करेक्टिव एक्शन। इसको इंप्लीमेंट करने के बाद बार बार इस प्रोसेस को रिव्यू करते रहो और अगर कोई गलती मिलती है तो करेक्टिव एक्शन लेते रहो। अच्छा, मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ी और पहले उसका आंसर पढ़ दिया। आपके मन में आना चाहिए सर आपने केस स्टडी तो पढ़ी नहीं। आपके मन में आना चाहिए कि सर आपने केस स्टडी तो पढ़ी नहीं। तो भाई ऊपर केस स्टडी के अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर यही पॉइंट्स आएंगे। इससे क्या समझे? ऊपर क्वेश्चन में अगर XYZ कंपनी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ABC है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर PQR है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी करती है कंपनी, कोई भी बिजनेस करती है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी करती है, आंसर पहली रिक्वायरमेंट का सेम रहने वाला है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर वही हो रहा है कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल रही है। तो ये थी उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 की। भाई ये तो बताओ पहले कि इन परफॉर्मेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, तो बता दिया। अगला है डिस्क्राइब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल फॉर ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। लो कर लो बात। अब इसने क्या बोल दिया कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में बताइए। अच्छा, फिर दोबारा से क्या मेरे को ऊपर पढ़ने की जरूरत है क्या कुछ? ये देखो यहां पर क्या करना है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में बता देना आपको थ्योरी। अच्छा, आपके मन में आ रहा है सर एग्जाम के अंदर पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? भाई एग्जाम में तो पढ़ना है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे, ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। आपको अपने मॉडल्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरी जो भी आपने पढ़ी है, आपको यहां पर प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। तो ये मत घबराओ कि नए क्वेश्चंस आ गए तो क्या होगा, कैसे होगा, घबराने का नहीं।
चीज को समझने का। अब आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट द BSLLP's एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ 3 एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अब यहां पर इसने क्वेश्चन रिलेटेड बात पूछी। अब यहां पर हमें लगता है कि हमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। क्या बोलता है ये कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने का सिस्टम है उसको इवेल्युएट करो, बताओ अच्छा है कि बुरा है। 3 एस्पेक्ट पर, बिल्डिंग ब्लॉक के 3 एस्पेक्ट पर। चौथा, एडवाइज द मेन इंप्रूवमेंट्स दैट इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच कैन ब्रिंग टू BSLLP's परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली यहां पर ये बात कर रहा है बेनिफिट्स की, कि अगर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को ये कंपनी इंप्लीमेंट करे तो क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, एडवाइस करें। तो हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट को पढ़ के हमको बात समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 8 से है। अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। भल्ला एंड सिंह LLP is an accounting firm in the form of limited liability partnership with 20 plus branches across India in all major city। अकाउंटिंग फर्म है, LLP बना रखी है इन लोगों ने, और पूरे इंडिया में इनकी 20 ब्रांचेस हैं। BSLLP offers to its customer services in accountancy, assurance, tax consultancy, business advisory services. Since the country is passing through economic slowdown, hence large number of business are entering into either internal oblique external reconstruction. Resultantly, advisory services are in huge demand. यानी इकोनॉमी में स्लो डाउन अभी आया था कोरोना के टाइम पर, तो क्या हुआ, हर कोई सोच रहा है बिजनेस कंटिन्यू करूं, डिसकंटिन्यू करूं, क्या करूं, बिजनेस को चेंज कर दूं क्या। तो उसकी एडवाइस लेने के लिए मार्केट बढ़ गई है, यानी इस कंपनी का तो बिजनेस बढ़ने वाला है। द इंडस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया इज मैच्योर डिस्पाइट सम ऑफ द statutes enforced recently. As a part of performance analysis at BSLLP, partners for each service domain collectively meet with top officers on a monthly basis. ठीक है जी। Following performance related data belong to latest financial year was considered in one of recent conducted partner meeting. Accounting, audit, tax consultancy and business advisory. रेवेन्यू कितना आता लिखा हुआ है 690 करोड़, 846 करोड़, 145 करोड़ और 34 करोड़। ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू ओवर प्रीवियस ईयर 2%, 9%, 3% और यहां पर 18%। नेट प्रॉफिट रेशियो 5%, 4.3%, 6.7% एंड 9.8%। अच्छा, हाईएस्ट प्रॉफिट भी कहां पर ही है, बिजनेस एडवाइजरी में इनका हाईएस्ट प्रॉफिट है। रेवेन्यूज इन करोड़ ऑफ अकाउंटिंग इंडस्ट्री एज ए होल, बेसिकली टोटल मार्केट साइज है ये। Remuneration structure at BSLLP. Partners are getting fixed contractual payment apart from share in profit. यानी सैलरी मिल रही है प्लस प्रॉफिट मिल रहा है। नॉन पार्टनर्स आर गेटिंग फिक्स सैलरी, पार्टनर्स आर गेटिंग फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। ओके, नॉन पार्टनर्स आर गेटिंग फिक्स सैलरी अपार्ट फ्रॉम वेरिएबल पे डिपेंडिंग अपॉन रेटिंग फ्रॉम देयर इमीडिएट बॉस एंड पीयर्स। बेसिकली इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर बॉस बोलता है यार ये आदमी अच्छा काम करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बेकार काम करता है नहीं मिलेगा। क्लाइंट रिलेशन ऑफिसर हु इज वर्किंग पैरेलल टू मार्केटिंग टीम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन मंथली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मीटिंग and presented following data which contains rating from client of BSLLP. It is decided that these rating will also be added in the performance metrics stated above. देखो, क्लाइंट जो रेटिंग दे रहा है उस रेटिंग को भी इंप्लॉय की परफॉर्मेंस की रेटिंग में ऐड करो, क्योंकि देखो इंप्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये जज करने वाला मालिक कभी हो ही नहीं सकता। ये जज करने वाला होता है कस्टमर। कस्टमर बोले बेकार है तो भाई बेकार है, कस्टमर बोले अच्छा है तो हाँ जी अच्छा है। तो कस्टमर की रेटिंग अकाउंटिंग में 3.6, ऑडिट में 3.2, टैक्स कंसल्टेंसी 3.1, बिजनेस एडवाइजरी 4.5। और जाहिर सी बात है जहां पर रेटिंग हायर होगी वही क्या है हमारा बेहतर है भाई, कस्टमर क्लाइंट सेटिस्फाइड है। तो ये अपन ने केस स्टडी का पूरा क्वेश्चन पढ़ डाला। रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो अपन ने पढ़ी ली थी। रिक्वायरमेंट नंबर 2, डिस्क्राइब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल।
तो बेसिकली सेकंड वाले में क्या करना है अपने को, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को यहां पर डिस्क्राइब करना है ना, डायमेंशन, स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड्स। तो एक बार ये थ्योरी आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो उसी को यहां पर डाल देना, खत्म बात। उसके बाद नंबर थर्ड था इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस सिस्टम। तो ध्यान देना जरा, यहां पर इवेल्युएशन करना है 3 पैरामीटर पर। क्वेश्चन ने स्पेसिफिक बोला 3 पैरामीटर। अब जरा यहां पे देखते हैं, देखो यहां पर इन्होंने नंबरिंग नहीं डाली है इसके अंदर। चलिए, डायमेंशंस की बात इन्होंने करी है, ऊपर इन्होंने डिटरमिनेंट्स की बात की है। एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डज नॉट फोकस ऑन डिटरमिनेंट्स स्पेसिफाइड बाय बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अगर आपने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पढ़ा है तो वहां पर डिटरमिनेंट्स की बात की गई थी, तो उसके ऊपर ये कंपनी फोकस नहीं करती है। प्राइमा फेसिया इट इज अपरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज्ड बाय पार्टनर्स इन देयर मंथली मीटिंग दैट परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओनली। यानी यहां पर नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर की बात नहीं हो रही है। लेट अस इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट फर्दर। सबसे पहले बात कर दी डायमेंशंस की। एग्जिस्टिंग इज अलाउइंग टू कंसीडर रिजल्ट विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल तो बताइए अपने को, नेट प्रॉफिट के बेस पर हो रही है इवैल्यूएशन, रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ इसके बेस पे हो रही है, और कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस यानी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट शेयर, यानी पूरे मार्केट साइज का कितना मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, इस एंटिटी के पास है, इसके बेस पर। कुल मिलाकर बात सिर्फ और सिर्फ क्या है, फाइनेंशियली। The metrics used by existing performance management does not consider any major information from which performance level of determinants can be measured, but recently customer rating is used. तो customer rating बोले तो क्या है, नॉन फाइनेंशियल, और ये क्या इंडिकेट करती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। इंप्लॉय कितना भी अच्छा काम कर ले, कंपनी का बॉस तभी खुश होगा जब कस्टमर खुश है। अगर कस्टमर खुश नहीं है तो बॉस खुश नहीं हो सकता। तो यहां पर बात की गई स्टैंडर्ड्स की। अब स्टैंडर्ड्स क्या है, नेट प्रॉफिट से कंपेयर करो, ग्रोथ से कंपेयर करो। यहां पर ओनरशिप की बात नहीं की गई, ओनरशिप बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये स्ट्रक्चर यहां पर क्लियर डिफाइन नहीं है। इसके बाद अचीवेबिलिटी एंड फेयरनेस, यहां पर जो अचीवेबिलिटी की बात है इसके ऊपर बात बताई नहीं गई खुले क्वेश्चन के अंदर कि भाई कंपनी एलएलपी के अंदर कौन सा इंप्लॉय किस काम के लिए और कितने अमाउंट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट या प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर अचीवेबिलिटी के ऊपर भी कुछ क्लियरली बताया नहीं गया है। अगला है रिवॉर्ड सिस्टम। देखो जो नॉन पार्टनर्स हैं उनको तो मिल रहा है रिवॉर्ड, वेरिएबल कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग बाय बॉस, बट क्राइटेरिया ऑफ रेटिंग यहां पर डिफाइन नहीं है। कैसे हो रही रेटिंग, काम के बेस पर या चापलूसी के बेस पर, हाँ काम के बेस पर या चापलूसी के बेस पर, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो इन 3 पैरामीटर पर हमने क्या कर दिया, इस कंपनी को इवेल्युएट। कुल मिलाकर बात क्या है, ये कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पर ही कंपनी की इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करती है। अगला पॉइंट क्या था, एडवाइस। अब एडवाइस अंदर क्या बोलोगे आप, एडवाइस वही बोलेंगे कि डिटरमिनेंट्स को इंप्लीमेंट करो, और जो भी डायमेंशंस हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के, जो भी बातें हमने वहां पे पढ़ी, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कंपनी के अंदर, कोई भी सर्विस देनी हो कभी भी देनी हो तो कंपनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि फेस टू फेस मिलकर ही एडवाइस दी जाए। कोरोना ने हमें सिखा दिया कि जूम के थ्रू ऑनलाइन भी एडवाइस दी जा सकती है, तो इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, भाई रिसोर्सेज होना तो अच्छी बात है, मगर उससे भी अच्छी बात क्या है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन। अगर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं किया तो बेकार है। तो यहां पर उसके बारे में एडवाइस कर दिया हमने कि रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करो। फिर इनोवेशन, हालांकि एक अकाउंटिंग फर्म है तो यहां पर इनोवेशन क्या होगा, अकाउंटिंग तो वैसे ही होती, बस सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हो आप। पहले टैली पे करते थे, अब इजी पे कर लो या फिर जेब्रा पे कर लो। तो कुल मिलाकर कंपनी को देखना होगा कि इनोवेटिव होना पड़ेगा। अगला स्टैंडर्ड्स को सेट करें। परफॉर्मेंस तो हम तभी कर पाएंगे इवेल्युएट जब उनके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स को सेट किया होगा। एंड ए रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए और इंप्लॉय को पता होना चाहिए कि उसका इवैल्यूएशन एक्चुअल में किस बेस पर होगा, और वो जो बेस है ना फाइनेंशियल के अलावा नॉन फाइनेंशियल भी होना चाहिए। तो यही थ्योरी की बातें, यही पॉइंट्स जो मैंने आपको वर्बली बताए, आपको इसके आंसर में लिख देनी थी। अगर क्वेश्चन 3 पॉइंट बोलता है 3 पॉइंट लिखो, क्वेश्चन 4 पॉइंट बोलता है 4 पॉइंट लिखो,
तो डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स आपके आंसर की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, बट घूम फिर के कंटेंट वही आएगा जो आपने थ्योरीज में, मॉडल्स में, कॉन्सेप्ट के अंदर किया हुआ होगा। तो घूम फिर के उसी को आना है। तो ये 2 केस स्टडी आज मैंने आपको इसमें बता दी है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, ये वीडियो लगी यूट्यूब पर, बाकी जितनी भी केस स्टडीज है इसके अंदर, जितने भी केस सिनेरियोज हैं, उनके ऊपर भी अगर डिटेल में चर्चा करें इसी तरीके से, तो बताना वीडियो के नीचे कमेंट करके। डिपेंडिंग अपॉन कि इस पे कितने व्यूज आते हैं और कितने स्टूडेंट इसको देखने में इंटरेस्टेड हैं, हम ये वीडियो फर्दर बनाएंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि आपको बता सके कि एक नया क्वेश्चन सेट कह लीजिए आईसीएआई ने लॉन्च किया है और उसका क्या मीनिंग है, उससे आपको क्या एडवांटेज है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है और ये वीडियो आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे हमने 2 केस स्टडी की है, ऐसे हम सारी केस स्टडी और सारे क्वेश्चंस भी इसके अंदर करेंगे। थैंक यू।